नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेव पैकेट के बारे में। वेव पैकेट कंप्लीट करने के बाद हम लोग बात करेंगे बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वेव पैकेट, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है उसकी हम जो लोकेशन है वो स्पेसिफाई नहीं कर सकते, यानी कि पार्टिकल क्या होता है, नॉन लोकलाइज्ड होता है। तो पार्टिकल को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक वेव पैकेट उससे एसोसिएट करते हैं, और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम वेव पैकेट एसोसिएट करते हैं और वेव पैकेट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा पार्टिकल है वो लोकलाइज्ड नहीं होता है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एक उसको वेव पैकेट एसोसिएट कर देते हैं। सपोज कीजिए आपका पार्टिकल यहाँ पर है और ये जो वेव पैकेट होता है वो लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, पार्टिकल लोकलाइज्ड नहीं है, लेकिन उसको हमने जो वेव पैकेट एसोसिएट किया है उससे वो क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। ठीक है, अब वेव पैकेट बेसिकली है क्या, तो इसकी हम लोग डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस बेसिकली क्या होंगे, वेव पैकेट्स, जिनका बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस को अगर हम लोग सुपरपोज कर देंगे तो वो हमें क्या दे देगा, वेव पैकेट। ठीक है, वेव पैकेट। अब यहां पर आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, व्हाई वेव पैकेट, व्हाई वेव पैकेट। हम पार्टिकल को एक वेव पैकेट ही क्यों एसोसिएट कर रहे हैं, व्हाई नॉट अ सिंगल वेव। एक सिंगल वेव को हम लोग क्या क्यों नहीं एसोसिएट कर रहे हैं, यानी कि जो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस बनाए हैं, हम एक ऑक्सीलेशन ही क्यों, यानी कि एक सिंगल वेव हो गई है, इसको ही क्यों नहीं एसोसिएट कर देते पार्टिकल से, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं हम। तो उसका मैं आंसर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, इसके आंसर के लिए हम अप्रोच करें अगर, तो हमने क्या किसकी बात करी, वेव पैकेट की। तो वेव पैकेट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, एक होती है ग्रुप वेलोसिटी और एक होती है फेज वेलोसिटी। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीजी से, और फेज वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीपी से। ठीक है, और ग्रुप वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ओमेगा बाई के, जहां पर ओमेगा बेसिकली क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा की हम लोग बात करें तो ओमेगा यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और हमारे पास यहाँ पर जो के है वो क्या होगा, वेव वेक्टर। वेव वेक्टर बेसिकली क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा यहाँ पर क्या होगी, उस वेव की क्या होगी, वेवलेंथ। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है, फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी वीपी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा बाई डी के, यानी कि बेसिकली क्या होता है, डेरिवेटिव होता है किसका, ग्रुप वेलोसिटी का। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो फेज वेलोसिटी आती है, इसको हम लोग लिखते हैं सी स्क्वायर बाई वी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सी यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो यहाँ पर फेज वेलोसिटी आती है, फेज वेलोसिटी जो आती है उसकी जो स्पीड है वो क्या जाती है, सी से ज़्यादा आ जाती है। तो सी से ज़्यादा आ जाने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी पॉइंट पर, मान लीजिए एक इंस्टेंट पर हम यहाँ पर पार्टिकल को ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब अगर इसकी फेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो जब ये पार्टिकल मूव करेगा उसके साथ में ये वेव पैकेट मूव करेगा। ठीक है, लेकिन फेज वेलोसिटी क्या होगा, फेज वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी इस वेव की जिसके अंदर ये पार्टिकल ट्रैप्ड है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये वेव पैकेट काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा और इस पार्टिकल क्या करेगा, धीरे से मूव करेगा। और हमें चाहिए क्या, ये वेव पैकेट हमने क्यों इसको असाइन किया है कि ये पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग क्या करे, उसकी लोकेशंस को स्पेसिफाई करता चले। तो ये यहाँ पर होगा क्या कि जो पार्टिकल है
वो पीछे छूट जाएगा। किस केस में? जब हम इसको एक सिंगल वेव से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है? बेसिकली वेव पैकेट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सिंगल वेव से रिप्रेजेंट ना करके एक वेव पैकेट असाइन करते हैं। वेव पैकेट से हम क्या करते हैं? पार्टिकल की लोकेशंस को स्पेसिफाई करते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर मार्क करनी होगी कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। यहाँ पर हम मूविंग और ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वेव पैकेट बेसिकली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, यानी कि पार्टिकल भी मूव कर रहा होगा। और इससे हम लोग और क्या कह सकते हैं? अगर ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वेव पैकेट इज ऑल्सो मूविंग। और इस वेव पैकेट को हम और भी क्या कह सकते हैं कि ये हमारा जो वेव पैकेट है ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट वेव्स, ठीक है। यानी कि बहुत सारी जो हमारी वेव्स होंगी, अलग अलग तरह की वेव्स, उसको हम क्या करते हैं? सुपर इम्पोज कर दें तो भी हमारा क्या बन जाएगा? वेव पैकेट बन जाएगा। और उसमें ऐसी कई सारी वेव्स हो सकती हैं जिनकी जो अलग अलग क्या हो सकती हैं? फेज की, डिफरेंट फेज की, और डिफरेंट क्या हो सकता है उसका? वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट फेज की हमारे पास क्या हो सकती हैं? वेव्स हो सकती हैं। लेकिन उनका जो सुपर इम्पोजिशन होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा? वेव पैकेट कहलाएगा। अब इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना होगा कि जब भी ये वेव पैकेट मूव करेगा, हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रैवलिंग वेव की, यानी कि वेव पैकेट हमारा मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ये बताना होगा व्हेन वेव पैकेट मूव्स all locations of particle oscillates in medium, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वेव पैकेट मूव कर रहा है तो इसके आसपास का जो स्पेस होगा, उस स्पेस में सारी जो लोकेशंस हैं वो क्या कर रही होंगी? ऑक्सीलेट कर रही होंगी, यानी कि वाइब्रेट कर रही होंगी। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी ऑक्सीलेट करेगा, ये सारे जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या कर रहे होंगे? ऑक्सीलेट कर रहे होंगे। उन सारे पॉइंट के ऑक्सीलेशंस की वजह से ही हम बता पाएंगे कि हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, यानी कि हमारा वेव पैकेट मूव कर रहा है। तो कहते किसी इंस्टेंट पे इसका जो एम्पलीट्यूड वेव पैकेट का वो हाई होगा, किसी इंस्टेंट पे लो होगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर का, ठीक है। अब ये आपको मालूम है कि ट्रांसमीटर रिसीवर क्या होता है। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा हम इसको इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको कि बेसिकली होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसमीटर बेसिकली क्या है? आपका ट्रांसमीटर जहां से कोई सिग्नल भेजा जा रहा है, ठीक है। तो किसी एक मान लीजिए रेडियो स्टेशन से एक सिग्नल आपको भेजा गया है। रिसीवर, अगर आप मान लें कि आपका जो फ़ोन है वो रिसीवर है और टावर जो है वो बेसिकली क्या है? एक ट्रांसमीटर है, ठीक है। अब होगा क्या कि आप जब बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे तो एक दूसरा बंदा जो कहीं भी है, किसी भी लोकेशन पर है, वो आपसे बात कर रहा है और आप देखते हैं कि उसकी वॉइस जो है आपको कॉन्टीन्यूसली मिल रही होती है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? कॉन्टीन्यूअस सिग्नल्स होते हैं। कॉन्टीन्यूअस सिग्नल होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। कैसे भी आपने ऐसी वेव्स देखी होंगी, जब हम लोग कहीं भी ऑडियो सिग्नल को ट्रैक करते हैं देखते हैं कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। वो हमारी ऑडियो के हिसाब से होती है, इंटेंसिटी के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आधी बात आप तक पहुँचती है, आधी बात नहीं पहुँचती है। तो ऐसे भी कुछ पॉइंट्स होंगे ना जहाँ पर ये ज़ीरो हो रहा है, तो जहाँ पर इसकी इंटेंसिटी ज़ीरो हो जा रही है, जहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है, वहाँ पर आपका क्या सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाना चाहिए, यानी आपको वॉइस नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो वॉइस आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं,
ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और ये एक सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसका बेसिकली क्या होता है सुपरइम्पोजिशन। तो किसी इंस्टेंट पर किसी एक वेव की वैल्यू जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही होगी और एक की मैक्सिमम को अप्रोच कर रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि जब एक वेव की इंटेंसिटी जो क्या हो जाएगी या वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी तो आपको सिग्नल नहीं सुनाई देगा, नहीं, वो बेसिकली पूरा सुपर इम्पोजिशन होता है सिग्नल का, इसीलिए आपको कॉन्टिन्यूसली सामने वाले की आवाज़ जो है वो फ़ोन पे आप आराम से सुन पाते हैं। ठीक है, कुछ डिस्टॉर्शन होता है, कभी कभी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आती, वो डिस्टॉर्शन की वजह से होता है। कुछ दूसरे सिग्नल्स भी क्या हो जाते हैं, हमारे जो सिग्नल जिससे हम बात कर रहे हैं उसके साथ में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि डिस्टॉर्शन आ जाए, थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आधी बात आप तक पहुँच रही है, आधा सिग्नल पहुँचेगा और आधा नहीं पहुँचेगा। तो ये बेसिकली है क्या, इसको हम लोग कहते हैं वेव पैकेट। तो पूरा हम क्या भेजते हैं, एक सिंगल ग्रुप वेव की ना भेज करके एक ग्रुप ऑफ वेव्स भेजते हैं। ऑक्सीडेशन सुपर इम्पोजिशन होता है जिसकी वजह से हमें एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल मिलता है। तो यही हमारे साथ होता है, यहाँ पार्टिकल के साथ भी होता है कि यहाँ पर वेव पैकेट जो मूव करता है हमारे स्पेस में, तो उस वेव पैकेट करस्पॉन्डिंग जितने भी पॉइंट होते हैं स्पेस में वो सारे पॉइंट ऑक्सीलेट करते हैं और उन सब का सुपर इम्पोजिशन जो होता है वो हमारे पार्टिकल की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। अब देखिए एक और चीज़ होगी कि जब हमारी, अब इसमें दो चीज़ हमने बात करी ना कि एक ग्रुप वेलोसिटी होगी और एक फेज वेलोसिटी होगी। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, ग्रुप वेलोसिटी की, तो अगर ग्रुप वेलोसिटी में ऐसा हो जाए कि ग्रुप वेलोसिटी किसके इंडिपेंडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट कब हो जाएगी, जैसे कि एग्जांपल हमने कहा हमारे पास हो जाएगा वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में क्या करती है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसा हो जाए कि अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इंडिपेंडेंट हो जाए, जो हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट हो जाए फ्रीक्वेंसी के, तो इस केस में क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और जब ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी तो हमारा वेव पैकेट जब मूव करेगा, वेव पैकेट मूव्स इन ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि अगर हम वेव पैकेट हमारा ओरिजिनल जहाँ से चला था वो मूव करते करते किसी इंस्टेंट पे पहुँचा, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा वेव पैकेट में। वो कब होगा, जब ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और ऐसा कब होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब ग्रुप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट हो जाए किसके, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रिलेटेड है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट कब होगा, जैसे कि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैक्यूम्स में। ठीक है, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वैक्यूम में ही हमारी वेव ट्रैवल करें, किसी डिफरेंट मीडिया से भी ट्रैवल करती है। जैसे कि लाइट वेव्स का एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, तो लाइट वेव्स बेसिकली क्या होती हैं, लाइट वेव्स जब ट्रैवल करती हैं सॉलिड में, तो हम लोग देखते हैं कि उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वेव के, उनमें यानी कि फ्रिक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ जो है वो वेरी कर जाती हैं। तो अगर वो कंपोनेंट्स वेरी कर जाएंगे तो आपका जो वेव पैकेट है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग डी ब्रोगली मैटर वेव्स की बात करते हैं, तो डी ब्रोगली मैटर वेव्स में हमने क्या कहा था कि मैटर को हम, डी ब्रोगली सर ने कहा कि मैटर को हम लोग एक वेव से एसोसिएट कर सकते हैं, यानी एक वेव पैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो वेव अगर किसी डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो वो मीडियम पे डिपेंड करेगी, और जब वो मीडियम पे डिपेंड करेगी तो उनके जो ग्रुप वेलोसिटीज होंगी, फेज वेलोसिटीज होंगी, उनके जो कंपोनेंट होंगे वेव के, है ना, क्योंकि यहाँ पे वेव पैकेट किससे बना है, कंपोनेंट ऑफ वेव से बना है। तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे, जो जिनके फेज और क्या कह सकते हैं ग्रुप वेलोसिटीज वो डिफरेंट होंगी, वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी, तो होगा क्या कि वो मीडियम पे डिपेंड करेंगी। उसकी वजह से होता क्या है, डी ब्रोगली जो मैटर वेव होती है उसका जो वेव पैकेट है वो बेसिकली क्या करता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेव पैकेट expands in case of डी ब्रोगली वेव ना करके हम लोग मैटर वेव कह दें, है ना। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं डी ब्रोगली। तो ये
एक केस है कि कैसे डिफरेंट हमारे पास जो इसके कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट अगर वेरी करेंगे मीडियम के साथ में तो हमारा वेव पैकेट भी क्या कर जाएगा, उसका जो शेप है वो ओरिजिनल नहीं रहेगा। ओरिजिनल कब रहेगा, जब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तभी वो वेव पैकेट कितना भी मूव करे, कितनी भी डिस्टेंस मूव कर ले, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। और ये कहाँ पॉसिबल होगा, ये केवल और केवल पॉसिबल होगा वैक्यूम में, यानी कि फ्री स्पेस में, जहाँ पर हमारी जो वेव है वो जो वेव के कंपोनेंट्स हैं, ये कह सकते हैं वेव के कंपोनेंट्स जो हैं वो डिपेंड नहीं करेंगे वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, अब हम लोग हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन के बारे में, जिससे हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर हमारा जो ये वेव पैकेट है इसमें जो पार्टिकल है इसके सबसे ज़्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी। तो उसको हम रब करते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन के बारे में, यानी कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, व्याख्या। ठीक है, तो सर मैक्स बॉर्न ने 1926 में ये अपना इंटरप्रिटेशन दिया था, जो कि बेसिकली बेस्ड था किस पे, प्रोबेबिलिटी पे। तो जैसा कि हम लोग कहते थे कि पार्टिकल जो है वो नॉन लोकलाइज्ड है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की हम लोग बात करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, क्या लोकलाइज्ड है, वेव पैकेट, जिसमें कि वो पार्टिकल पाया जाएगा, कहीं ना कहीं पर वो पार्टिकल जो है वो कन्फाइंड होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए एक ये वेव पैकेट है और यहाँ पर पार्टिकल होगा। तो सर ने ये कहा, सर का स्टेटमेंट ये कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle in a region will be maximum at lowest position, यानी कि जहाँ पर पार्टिकल x0 वाली पोजीशन पे होगा वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वैसा वर्सा। वैसा वर्सा कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, x0 पर पाए जाने की। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वेव पैकेट का वो क्या है, मैक्सिमम। x0 पोजीशन पर हमारा जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। ठीक है, और एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये वेव पैकेट है, एक ये वेव पैकेट है, यहाँ पर ये पार्टिकल है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन से, साई एक्स। ठीक है, अगर हम कहें कि x0 पर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साई 0। ठीक है, ये साई 0 हो गया। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी, या इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये बेसिकली क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर हम उस स्पेस को स्पेसिफाई कर दें, यानी कि जिस स्पेस में ये पाया गया है, तो ये पूरा जो स्पेस क्या होगा, बेसिकली इसका वॉल्यूम होगा, जितने रीजन में ये पाया जा रहे हैं। और वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी एक्स से, या डी टाउ, डी वाई, या बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में टाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे कह दें स्क्वायर डी ऑफ टाउ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी पी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो वेव फंक्शन है हमारा इस वेव पैकेट का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, यानी यह कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा जो वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड।
अगर इसका हम लोग क्या कर लें, स्क्वायर ले लें, मॉड स्क्वायर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और अगर हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, तो हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, फाइंडिंग द पार्टिकल इन वॉल्यूम, पार्टिकल है इन वॉल्यूम, यानी कि इस वॉल्यूम में पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा, ये हम लोग किससे बताएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, इस फंक्शन से। ठीक है, तो एक ग्राफ से हम लोग समझ लेते हैं, अगर किसी भी वेव फंक्शन का हमने कहा, एक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में गॉसियन वेव फंक्शन, तो एक गॉसियन वेव फंक्शन जैसे हम यहाँ पे वेव फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो ये कि यहाँ से प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर पे एम्पलीट्यूड होगा और ये यहाँ पर बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो x इक्वल्स टू 0 वाली जो पोजीशन होगी, x इक्वल्स टू 0, और ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x भी लिख लें, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 वाली पोजीशन तो हमने स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, तो ये जो वेव फंक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है लोएस्ट पोजीशन पर, तो वहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस वॉल्यूम रीजन में x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम इस साइड में बढ़ते जाएंगे, चाहे हम लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है यानी कि पार्टिकल के पाए जाने की इस वॉल्यूम में क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, दोनों साइड जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन लोएस्ट पोजीशन पर प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई होगी, और इसके हाईएस्ट पोजीशन पर, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन पर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि लोएस्ट हो जाएगी, यानी कि जीरो की ओर अप्रोच करेगी। तो ये था बेसिकली क्या, बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन, जो किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बताता है कि कितने वॉल्यूम में किस रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया वेव पैकेट के बारे में और बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो क्वांटम मैकेनिक्स का हम ये अपना पूरा क्रैश कोर्स लेकर के चल रहे हैं। इसमें पहले भी हमारे पास कई सारी वीडियोज़ हम लोग अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, और कई भी हमारे जो और भी क्रैश कोर्सेज हैं वो साथ में लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स है, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक भी लेके चल रहे हैं। तो हमारे जो वीडियो हमारे आ रहे हैं बराबर चैनल पर, तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।